हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित अध्ययन सामग्री यानी कि अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत दो तीन हम लोगों ने जो टॉपिक है उसे पढ़ लिया था। अब हम आगे उसी से संबंधित पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियों के विषय में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद कुछ समितियां बनाई गई थी, जिनमें पहले हमने दो समितियां पढ़ ली हैं, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। इनसे संबंधित कुछ और भी समितियां रही हैं, जिन्हें हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करें। इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। इसमें सादिक अली समिति, इनमें सिर्फ यानी प्रमुख है कि किस वर्ष गठित हुई। तो 1964 में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए ये किसकी थी, राजस्थान सरकार की एक समिति थी, तो उन्होंने गठित की थी। और इसने ये सिफारिश की थी कि पंचायत समिति के प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव इन संस्थाओं के सदस्यों द्वारा किए जाने के स्थान पर बृहत्तर निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें ग्राम पंचायत के अध्यक्ष तथा सभी सदस्य सम्मिलित हों। ठीक है, मतलब पहले जो चुनाव होता था उसमें यह था कि जो निर्वाचन होता था पंचायत समिति के प्रधान का, जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव, वो जो उसी में ही उतने ही लोग होते वो चुनाव करते थे। तो इन्होंने ये इसके लिए रिकमेंडेशन दिया। चलिए अब इनमें जो प्रमुख समितियां हैं उनको पढ़ेंगे हम। GV राव समिति, तो ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के बावजूद जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उनके लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में बलवंत राय मेहता समिति भी क्या होती, योजना आयोग के द्वारा गठित की गई थी। लेकिन अशोक मेहता समिति जनता सरकार द्वारा गठित की गई थी। तो ये दूसरी समिति है जिसे योजना आयोग ने गठित की थी। योजना आयोग, इसके राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, जिसमें समिति ने पंचायती राज पद्धति को मजबूत करने और पुनर्जीवित करने की, ठीक है, बात की थी। इन्होंने कुछ बताया था कि इसमें जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, यानी कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिया जाए जिला परिषद को। फिर इस बात है, जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों में नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी की महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। पंचायती राज संस्थानों में नियमित निर्वाचन होने चाहिए, यानी नियमित निर्वाचन होने चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और GV राव समिति की रिपोर्ट 1986 में, और अब ध्यान दीजिएगा, उन प्रखंड स्तरीय आयोजना पर दांतेवाला समिति, इनको नोट करना है। प्रखंड स्तरीय आयोजना पर दांतेवाला समिति 1978 में गठित की गई थी। और जिला आयोजना पर हनुमंतराव समिति, ठीक है, 1984, ये इन दोनों से अलग है। ठीक है, ये दोनों समितियों में यह सुझाया गया था कि मूलभूत विकेंद्रित आयोजना का कार्य जिला स्तर पर संपन्न किया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने बताया नहीं, स्थानीय स्तर पर संपन्न किया जाना चाहिए। इन दोनों समितियों को भी नोट कर लीजिए, प्रखंड स्तरीय पर दांतेवाला समिति और जिला स्तरीय पर, ठीक है, किसकी, हनुमंत राय, ठीक है, समिति। अब इसका महत्व क्या था कि जो ये समिति थी ये पिछली समितियों से भिन्न थी और जिला स्तरीय पंचायत को आगे रखती थी और ग्राम पंचायत और मंडल पंचायत पर कम बल देती थी। कौन सी, GV राव समिति। इसमें नौकरशाही के कारण पंचायतों के सामने आने वाली वास्तविक बाधाओं पर प्रकाश डाला गया था। नौकरशाही क्या बाधा डालती है उस पर था। स्वयंसेवी संगठन
और विकेंद्रीकरण प्रक्रिया में भाग लेने पर जोर दिया था। मतलब ये कहा था कि स्वयंसेवी संगठनों को आगे बढ़कर के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक तत्वों की सिफारिश की थी। अब इसकी जो प्रमुख सिफारिशें थी वो तो थी, अब विस्तृत से सिफारिशें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना में जिला स्तरीय जिला निकाय जिला परिषद को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जिला योजना और विकास के लिए उचित इकाई, यानी कि विकास के लिए जिला स्तर को चुनना चाहिए और जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए प्रमुख निकाय बनाना चाहिए जो उस स्तर को संभाला जा सकता है। यानी कि इन्होंने बताया कि जिला स्तरीय यानी जिला परिषद सबसे प्रमुख है और उसके बाद उन दोनों का नंबर आता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी के सभी मामले जिला और निचले स्तर पर पंचायती राज संस्थानों को महत्वपूर्ण भूमिका दी जानी चाहिए। मतलब जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और पंचायतों को, ठीक है, इन सभी की निगरानी की जो है क्या दी जानी चाहिए, भूमिका अदा करनी चाहिए। कुशल विकेंद्रीकृत जिला नियोजन के लिए कुछ राज्य स्तरीय नियोजन कार्यों को जिला स्तरीय नियोजन संस्थाओं में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। मतलब कि राज्य जो है जो योजना बनाता है पूरे राज्य के लिए, उसमें से कुछ को जिला स्तरीय नियोजन पर डाल देना चाहिए। जैसे कि योजना पहले केंद्र सरकार बनाती थी, राज्य सरकार बनाती थी, तो जो है जिला स्तरीय पर यानी कि जिला स्तर पर जिला परिषद बनाए। जिला विकास आयुक्त का पद गठन किया जाए। जिला विकास आयुक्त का पद गठन का किसने बात की थी, जीवी के राव समिति। इन्हें आप लोग क्या कर सकते हैं, एक दो बार यदि पढ़ लेंगे तो भी ठीक है, अन्यथा आप लोग इन्हें क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। उसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिए और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए। अब पंचायती राज चुनाव को नियमित करने इन्हें होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने 11 राज्यों में देखा था कि एक या अधिक स्तरों पर चुनाव में देरी पाई गई थी, ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा देरी। जैसे बिहार वगैरह थे तो वहाँ पर क्या था, 10-10, 15-15, 20-20 साल में चुनाव ही नहीं होता था, एक प्रधान हो गया तो प्रधान ही बना रह गया। इसके बाद है ML सिंघवी समिति, जीवी के राव समिति, इस बाद सिंघवी समिति। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार, ध्यान दीजिएगा पूरा पूरा है, लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक विकास समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, ML सिंघवी थे। याद रख लीजिएगा, ये बिल्कुल पूछा जाएगा कि ML सिंघवी जिस समिति, सिंघवी समिति किस लिए बनाई गई थी, तो किस लिए बनाई गई थी, पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार के लिए बनाई गई थी। इसने जो सिफारिशें दी थी वो कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार से हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जाए। बात आ गई, पहली बार इन्होंने बात की कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, उनके संरक्षण की आवश्यकता है इसलिए संवैधानिक दिया जाना चाहिए दर्जा उनको। इनके कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए, इससे उसकी पहचान, विश्वसनीयता, अनुल्लंघनीयता होने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। पंचायती राज निकाय के नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक उपबंधों की सलाह भी इसमें दी गई। गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की बात की गई। न्याय पंचायत गांव के समूह के लिए बनाने के लिए। फिर है ग्राम पंचायतों को ज्यादा व्यवहार्य बनाए रखने के लिए गांव का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। गांव की पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिससे कि उनका विकास तीव्रता के साथ हो। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन एवं कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनके निस्तारण के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाए। मतलब उनके जो समस्याएं हैं उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट न भेजा जाए, उनके लिए अलग से न्यायाधिकरण बनाए जाएं। ये इन्होंने क्या किया था, अपनी संस्तुति दी थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंचायतें प्रभावी ढंग से कार्य करें, उन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है और वो यानी कि दी जाए। राजनीतिक दलों से जुड़े व्यक्तियों को भाग लेने से हतोत्साहित किया जाए, अर्थात
इन्होंने ये सिनि दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है कि राजनीतिक जो दल हैं, ठीक है, वो क्या करें, पंचायतों में भाग न ले। लेकिन इसे माना नहीं गया। न्याय पंचायतों को मध्यस्थता और विवादों को सुलझाने का कार्य सौंपा जाए। ग्रामीण स्तर पर न्याय पंचायत बनाई जाए। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है और ग्रामीण पंचायतों को बेहतर ढंग से संगठित किया जाना चाहिए। ग्राम सभा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब इसका यानी महत्व क्या रहा? इसने पंचायत प्रणाली को संवैधानिक दर्जा देने की बात की। विवादों में मध्यता और यानी समाधान के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की बात की। ग्राम सभाओं पर अधिक बल दिया। इसने स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने पर ज्यादा क्या किया, जोर दिया। ये प्रमुख हैं, यही हैं जो क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद है गाडगिल समिति, और गाडगिल समिति का जो सिफारिशें हैं उन्हें देख लेते हैं। तो और याद रखिएगा, जितनी समितियां हैं इनका एक हम क्या करेंगे, अलग से यानी कि बनाएंगे, और जिसमें सभी समितियां होंगी उनका सन होगा, प्रमुख उनके क्या हैं जो यानी कि सिफारिशें हैं वो उनमें रहेंगी। तो इसमें एक तरफ क्या दे देगा, समितियां, दूसरी तरफ वर्ष, और उनको क्या रहेगा, मैच करने के लिए दे दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज के लिए क्या रहिएगा, तैयार रहिएगा, यानी कि सन सहित। तो इन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पंचायती राज एक त्रिस्तरीय संरचना है जिसमें गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पंचायत होंगी। पंचायती राज संस्थाओं को 5 वर्ष का कार्यकाल दिया जाना चाहिए। पहली बार इन्होंने बताया कि निश्चित नियमित चुनाव होना चाहिए, और किस समय तक, 5 वर्ष में। तीनों स्तरों पर पंचायतों के सदस्यों को सीधे चुना जाना चाहिए, यानी कि तीनों स्तर पर जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए। महिलाओं, एससी और एसटी को आरक्षण मिलना चाहिए। पहले बड़ी बात की, यानी कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन पंचायती राज अधिकारियों के कर्तव्य का होना चाहिए। ठीक है, इस प्रयोजन के लिए संविधान में विषयों की एक सूची स्थापित की जानी चाहिए, और कराधान और शुल्क पंचायत राज संस्थाओं द्वारा लगाए जाएं और एकत्र किए जाएं। ठीक है, लगाए जाने, एकत्र किए जाने और वियोजित किए जाने का मतलब है खर्च किए जाने चाहिए। इन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि जो कर हैं और शुल्क वो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लगाए जाएं, एकत्र भी किए जाएं और उन्हें खर्च भी किए जाने चाहिए उनके द्वारा। पंचायतों को धन के वितरण की निगरानी के लिए एक राज्य वित्त आयोग के निर्माण की बात की। तो जो है गाडगिल समिति ने सबसे पहले राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की थी। पंचायत चुनावों के संचालन की निगरानी के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना, इन दोनों की बात की, और ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, पूरा किया गया। इसके बाद ठीक है, अब पीके थुंगन समिति। तो 1988 में जिला और जिला योजना में राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना की जांच के लिए पीके थुंगन की अध्यक्षता में संसद की संवैधानिक समिति की एक उप समिति का गठन किया गया। यानी पीके थुंगन जो है ना, ये कोई सरकारी समिति नहीं थी, ये क्या थी, संसद की संवैधानिक समिति की एक उप समिति थी, जो जिला योजना में राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना की जांच के लिए बनाई गई थी। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और इसे संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। तो अब संवैधानिक दर्जा देने का सभी लगभग समितियों ने, ठीक है, सुझाव दिया। इसके बाद इसमें इसका महत्व क्या है, थुंगन समिति ने एक बार फिर अपने सभी जो ने पहले वालों की तरह क्या किए, कुछ निश्चित पहलुओं पर जोर दिया, जिनमें कि संवैधानिक स्थिति दी जानी चाहिए, एससी एसटी को आरक्षण दिया जाना चाहिए, पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता दी जानी चाहिए। ये पहले वालों ने भी क्या किया है, कहा है। इसने जिला परिषद और राज्य वित्त आयोग के सीईओ के संबंध में एक विस्तृत सिफारिश दी, जिसे संवैधानिक संशोधन में शामिल किया गया। आगे हैं इनकी सिफारिशें क्या हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। गांव, ब्लॉक और जिला स्तरों पर 3 स्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया गया। एक जिला परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जिले में एक योजना और विकास एजेंसी के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। कौन? जिला परिषद। पंचायती राज का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष। इन्हों बोला निश्चित करना चाहिए, ठीक है, इन्होंने निश्चित करने की बात की। फिर है किसी निकाय के सुपर सेशन के लिए अधिकतम 6 महीने का से अधिक समय नहीं होना चाहिए। मतलब ये कहा गया, इन्होंने पहली बार बताया कि 2 सदन यानी कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीना से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके बाद है राज्य स्तर पर एक योजना एवं समन्वय समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिसे जिला पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य और योजना मंत्री भी क्या होंगे, इसके, ठीक है, जिला पंचायत के अध्यक्ष उसके सदस्य हों और योजना जो है वो जो योजना मंत्री होंगे वो क्या होंगे, अध्यक्ष होने चाहिए। बात फिर यहाँ समझ लीजिएगा, जिला स्तर पर एक योजना एवं समन्वय समिति गठित की जानी चाहिए, जिसके सदस्य कौन होंगे, जिला पंचायत के जितने अध्यक्ष होंगे उस राज्य के, वो उसके क्या होंगे, सदस्य होंगे, और उस राज्य का जो योजना मंत्री होगा वो क्या होगा, वो उसका अध्यक्ष होगा। यानी ये कह सकते हैं कि योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना और एवं समन्वय समिति गठित की जाएगी, जिसके सदस्य क्या होंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे। इसके बाद पंचायतों के प्रशासन के लिए विषयों को संविधान में अनुसूची 7 की तर्ज पर शामिल किया जाना चाहिए। जैसे अनुसूची 7 में क्या हुआ, विषय सम्मिलित किए गए हैं, उसी तरह से पंचायती राज के विषय भी सम्मिलित किए जाने चाहिए। महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को क्या मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। और यही कारण है कि फिर 11वीं अनुसूची क्या हो गई थी, जोड़ी गई थी। वित्तीय हस्तांतरण के लिए मानदंड और दिशा निर्देश तय करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग, इन्होंने भी क्या कहा, वित्त आयोग की नियुक्त की बात की कि वित्त आयोग की नियुक्त की जानी चाहिए। जिला कलेक्टर को जिला परिषद का सीईओ होना चाहिए, यानी कि जो जिलाधिकारी है उसे इन्होंने कहा कि जिला परिषद का उसे क्या होना चाहिए, सीईओ होना चाहिए। तो ये प्रमुख समितियां हैं, ठीक है, 3-4 समितियां थी जो जिन्होंने अपनी जो संस्तुतियां हैं, सिफारिशें हैं वो प्रस्तुत की थी। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें कि सभी समितियों को एक लाइन में यानी एक ही लाइन में के द्वारा किस वर्ष गठित की गई और क्या क्या उन्होंने प्रमुख जो वो दी संस्तुतियाँ, सिफारिशें, उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा है हम लोगों का प्रयास अच्छा लगेगा आप लोगों को और आप लोगों की पढ़ाई में कुछ मदद कर सकते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि 1-1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर पेपर हो जाना ज़रूरी है, यानी निश्चित है हो जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।